हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू ही हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आज के इस पार्ट में हम बहुत से कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के थ्रू हम बहुत से कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये लिखा है द कैट जंप्ड डैश द चेयर एंड ले डाउन ऑन द फ्लोर। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, सबसे पहले तो हमें पूरा क्वेश्चन जो है वो पढ़ना है। आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, एक गलती कर सकते हैं यहाँ पे कि आप अपॉन लिख दें, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर गौर से देखें तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, भाव कुछ इस तरीके से है कि चेयर से कूद कर वो क्या है, फर्श पे आके लेट गई। चेयर के ऊपर नहीं कूदी है बल्कि चेयर से अलग हुई है वो कैट। तो इसलिए यहां अलग होने के सेंस में या चेयर से कूदने के सेंस में हम क्या यूज करेंगे, यहां ऑफ का यूज करेंगे। हो सकता है यहां ऑन और अपॉन देख के आप कहीं ना कहीं एक गलत फहमी में आ जाएंगे कि अपॉन जो है वो सही है, लेकिन अगर पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि चेयर से अलग होके, मतलब चेयर से कूद के, चेयर से नीचे आके वो फर्श पर लेट गए। तो यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस को आपको पूरा पढ़ना था, तभी ये क्वेश्चन सही हो पाता। तो ऑफ का सेंस जो है वो सेपरेट होने से होता है, इसलिए यहाँ पे क्या मतलब है कि कैट जो है वो चेयर से अलग हुई, मतलब वहां से जंप किया उसने और फ्लोर पे आकर लेट गए। तो ये इसका सेंस था। ऑन और अपॉन नहीं लगाना है, हमें यहाँ पे ऑफ का यूज करना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो वो लिखा है व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो यहां पे देखिए ये एक फिक्स्ड फ्रेज होता है। हम टाइम पूछते हैं तो हम पूछते हैं व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच पूछते हैं, इन योर वॉच नहीं होता। हम जनरली क्या यूज करते हैं, बाय योर वॉच यूज करते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बोले जाने वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान रखें व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच होगा, इसलिए हम यहाँ पे बाय का यूज करेंगे। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। तो बाय योर वॉच एक फिक्स्ड फ्रेज है, इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये लिखा है ही इज राइटिंग डैश पेंसिल। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ भी चुके हैं कि अगर सीधा ही पेंसिल पेन यूज करते हैं राइटिंग के सेंस में तो इन पेंसिल और इन पेन होता है, इन पेंसिल इन पेन होता है। अगर वो मॉडिफाइड होगा तब हम कुछ और यूज करेंगे, और वो क्या यूज करेंगे वो आगे के क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे तो सीधा पेंसिल लिखा हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, इन पेंसिल यूज करेंगे। और यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा और होगा ही इज राइटिंग इन पेंसिल। यहाँ पे पेन होता तो भी क्या लिखते, ही इज राइटिंग इन पेन। तो यहाँ पे पेंसिल और पेन की लिखावट की बात हो रही है, यहाँ पे टूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ लिखावट की बात हो रही है। पेन की लिखावट है या पेंसिल की लिखावट है, तो हम कैसे लिखते हैं, इन पेन इन पेंसिल। और इसी तरीके से आपने एक क्वेश्चन पिछली क्लास में भी देखा होगा, उसमें लिखा था इन इंक। तो इन इंक होता है, इन पेन होता है, इन पेंसिल होता है। एक आगे और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ लिखा है, ये देखिए ही इज राइटिंग डैश अ पेन। वहां पहले सिर्फ पेंसिल था या सिर्फ पेन होगा, यहां अ पेन दे रखा है। तो इसका मतलब ये जो पेन और पेंसिल अगर मॉडिफाइड होंगे, मतलब इनसे पहले कोई भी आपको डिटर्मिनर यहां पे अगर दिखाई देता है तो आप समझ लेना कि यहां पे टूल की बात हो रही है। और टूल की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, विद यूज करेंगे यहां पे। तो ये क्या लिखा जाएगा, ही इज राइटिंग विद अ पेन। अगर होता अ पेंसिल तब भी हम क्या लिखते, विद अ पेंसिल। अगर सिर्फ पेन है, सिर्फ पेंसिल है तो हम क्या लिखेंगे, इन पेन इन पेंसिल। लेकिन यहां पे जो सही आंसर होगा वो थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा, और क्या है, विद अ पेन। आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द लिटिल बर्ड्स वर अफ्रेड डैश फ्लाई। देखिए ये अफ्रेड वर्ड जो होता है इसमें एक कंफ्यूजन होता है। जनरली आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन में पढ़ते हैं कि अफ्रेड के बाद हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। अफ्रेड ऑफ समथिंग, अफ्रेड ऑफ हैपनिंग समथिंग। लेकिन कुछ करने से जब हम डरते हैं, कुछ करने से डरते हैं, देखिए कि जो लिटिल बर्ड्स थे वो कुछ करने से डर रहे थे, मतलब
उड़ने से वो डर रहे थे। तो कुछ करने से जो डरना होता है वो क्या होता है, अफ्रेड टू डू समथिंग होता है, अफ्रेड टू डू, अफ्रेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और कुछ होने से डरना होता है तो अफ्रेड ऑफ हैपनिंग समथिंग होता है, या आप किसी से डरते हैं तो अफ्रेड ऑफ समथिंग होता है। अगर मैं कहूं कि मैं बैट्स से डरता हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स, आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स। चमगादड़ों से डरना हो गया तो क्या हुआ, आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स। अगर मैं कहता हूं कि मैं गिरने से डरता हूं तो गिरना तो अपने हाथ में नहीं है, हम क्या कहते हैं, कुछ होने से डर रहे हैं, तब क्या कहेंगे, आई एम अफ्रेड ऑफ फॉलिंग डाउन। और इसी तरीके से कुछ करने से डर रहे हो तो आप क्या बोलेंगे, द लिटिल बर्ड्स वर अफ्रेड टू फ्लाई, कुछ करने से ये डर रहे थे। मैं कहूं कि मैं जंप करने से डरता हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई एम अफ्रेड टू जंप फ्रॉम हियर। तो कुछ करने से डरना होता है, अफ्रेड टू समथिंग होता है। और अगर आप कहते हैं कुछ होने से डरना है, अफ्रेड ऑफ हैपनिंग समथिंग है, किसी चीज से डरते हैं, किसी जानवर से, किसी वस्तु से, तो अफ्रेड ऑफ समथिंग या समवन आप कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द बर्गलर जंप्ड डैश द कंपाउंड वॉल। ये यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि तो बर्गलर जो था वो क्या है, दीवार कूद कर, दीवार फांद कर जो है। तो हम जब फांद कर जाते हैं, दीवार कूद कर जाते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो ओवर होगा, द बर्गलर जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। तो यहाँ पे सही आंसर है ओवर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। देखिए जो ब्रिज होता है वो क्या होता है, वो अक्रॉस द रिवर होता है। एक अक्रॉस का मतलब हम समझ लेते हैं कि क्या होता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, ये ब्रिज है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, एक छोर से दूसरा छोर जो होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। तो एक छोर से जो ब्रिज होगा वो क्या होगा, एक छोर से दूसरी छोर की तरफ होगा। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। तो यहां पे आप देखें कि ये क्वेश्चन लिखा है देयर इज अ ब्रिज, तो आप क्या लिखेंगे, अक्रॉस द रिवर। और ये आंसर बिल्कुल सही होगा, एक छोर से दूसरी छोर की तरफ होता है ब्रिज, इसलिए हम क्या लिखते हैं, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो आप इस पिक्चर में भी ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये दिखाया गया है, इस छोर से इस छोर तक होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक, तो हम क्या कहेंगे, अक्रॉस। ये देखिए, ही कॉट हिम डैश द नेक। आप किसी को पकड़ते हैं, वो हो सकता है आप कॉलर से पकड़ते हैं, आप नेक से पकड़ते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, बाय द नेक, बाय द कॉलर, इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपने बहुत से क्वेश्चन जो अब आप कर रहे हैं, तो बहुत से क्वेश्चंस कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, और ये आपको अगर समझ आ जाते हैं तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपके गलत होंगे नहीं। थोड़े फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं, वो भी धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ही कॉट हिम बाय द नेक, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। जैसे आप किसी को पकड़ते हैं, कॉलर से पकड़ा, तो क्या कहेंगे, ही कॉट मी बाय द कॉलर, ही कॉट मी बाय द नेक। तो बाय द नेक होता है, बाय द कॉलर होता है, तो यहाँ पे बाय जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर ये देख लेते हैं, ही पुट अ लैडर डैश द वॉल। देखिए क्या होता है कि जैसे हम किसी भी वस्तु को इस तरीके से स्लांटेड रखते हैं या कोई सहारा दे के हम रखते हैं, तो उसके लिए हम सहारे के सेंस में जो है वो अगेंस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ही पुट अ लैडर अगेंस्ट द वॉल होगा। इसी तरीके से ये देखिए यहाँ पे ये जो है वॉल जो है, सॉरी लैडर जो है वो क्या है, अगेंस्ट द वॉल है। अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो मैं कहूंगा कि ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, तो दीवार का सहारा लेके खड़े हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमने लैडर को रखा है, तो वो भी क्या है, अगेंस्ट द वॉल है। तो यहाँ सही आंसर होगा अगेंस्ट द वॉल। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, ये है देयर इज एन इफेक्टिव इंजेक्शन डैश कॉलरा।
तो यहाँ पे जो भी बीमारी है, कॉलरा एक बीमारी है और इसके अगेंस्ट होगा, बीमारी के अगेंस्ट इंजेक्शन होता है। फॉर कॉलरा नहीं होगा, क्या होगा, अगेंस्ट कॉलरा होगा। तो इसका मतलब जब बीमारी है कोई भी और इंजेक्शन बनता है तो उस बीमारी के अगेंस्ट होगा, इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ, अगेंस्ट कॉलरा यूज करेंगे। तो फॉर यूज नहीं करना है, यहाँ अगेंस्ट यूज करना है। ये आपका थर्ड आंसर बिल्कुल सही होगा, अगेंस्ट कॉलरा। इसी तरीके से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के 3 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, 3 क्वेश्चंस करते हैं और 3 कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा। तो ये देखिए, ये लिखा है इट हैज़ बीन रेनिंग डैश यस्टरडे। तो जब भी आप हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये कहीं भी दिखाई देते हैं और उसके बाद टाइम लिखा हुआ होता है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम या तो फॉर का यूज़ करेंगे या फिर सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस जो होता है वो कहाँ यूज़ होता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। मतलब हम एक पॉइंट की बात करते हैं, जैसे यस्टरडे एक पॉइंट है, मंडे एक पॉइंट है, संडे एक पॉइंट है, 1999 एक पॉइंट है, मॉर्निंग एक पॉइंट है, इवनिंग एक पॉइंट है, और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि आप अवधि बताते हैं, 2 मिनट एक अवधि है, 2 मिनट्स एक अवधि है, 10 घंटे एक अवधि है, 2 साल एक अवधि है। तो एक तरीके का वो क्या है, पीरियड है। तो आप समझ गए होंगे कि पीरियड और पॉइंट क्या होते हैं। पॉइंट का सेंस समझ गए आप, जैसे मैं मंडे कहता हूँ, जैसे मैं सैटरडे कहता हूँ, जैसे मैं 1999 कहता हूँ, जैसे मैं अप्रैल कहता हूँ, जैसे मैं मॉर्निंग कहता हूँ, इवनिंग कहता हूँ, ये पॉइंट्स है। और पीरियड क्या होंगे, 2 मिनट्स, 5 मिनट्स, अ लॉन्ग टाइम, ये सब क्या है, पीरियड्स है। तो यहाँ पे यस्टरडे जो लिखा है वो क्या है, वो पॉइंट है, और पॉइंट है इसलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, और होगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। आप समझ गए होंगे, यस्टरडे क्या है, एक पॉइंट है। और पीरियड आप समझते हैं, मैं कहूँगा 2 घंटे एक पीरियड हो सकता है, 2 साल एक पीरियड हो सकता है, या फिर एक लंबा समय एक पीरियड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो पॉइंट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। अब ये देख लेते हैं, ये लास्ट नाइट यहाँ पे लिखा है। लास्ट नाइट मतलब ये पिछली नाइट की हम बात कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, एक पॉइंट है। लास्ट नाइट हो सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है। अगर मान लीजिए मैं अगस्त में हूं और अगर मैं बात करता हूं लास्ट मंथ, तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, जुलाई की बात कर रहा हूं। और लास्ट नाइट तो पता ही है कि एक तरीके से एक पॉइंट है। तो यहां भी हम क्या यूज करेंगे, यहां भी हम सिंस का यूज करेंगे। शी हैज बीन वर्किंग सिंस लास्ट नाइट। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और ये यहां पे लिखा है लास्ट मंथ तो लिखा है, लेकिन यहां पे द लास्ट मंथ लिखा हुआ है। अब ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लें। एक तो होता है लास्ट मंथ, जो मैंने अभी इससे पहले बात की थी। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करता हूं, सिर्फ लास्ट मंथ की, तो क्या हो गया, मैं जुलाई की बात कर रहा हूं, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं। अगर उससे पहले मैंने द लगा दिया, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जा सकता है, द लास्ट नाइट वाला। तो अगर मैं द का यूज करता हूं, यहां पे द लास्ट मंथ लिख दिया मैंने, द लास्ट मंथ लिख दिया, तो द लास्ट मंथ से क्या हो गया, वो यहां पे 30 या 31 दिन हो गए, वो पीरियड बन गया। आप ध्यान दें, अगर लास्ट मंथ कहता हूं तो क्या मतलब हुआ, मैं बात कर रहा हूं, अगर अगस्त में हूं तो मैं जुलाई की बात कर रहा हूं। अगर द लास्ट मंथ हो गया तो इसका मतलब 30 डेज से हो गया। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं, सिर्फ लास्ट ईयर लिखता हूं, तो लास्ट ईयर मतलब 2021 की बात कर रहा हूं। अगर मैं द लास्ट ईयर कह देता हूं तो 365 डेज की बात कर रहा हूं, और 365 डेज तो क्या हो जाएंगे, पीरियड हो जाएगा। इसी तरीके से द लास्ट मंथ की बात करता हूं तो यहां पे भी ये क्या बन गया, एक पीरियड बन गया, मतलब 30 या 31 दिन हो गए हैं। अगर लास्ट मंथ कहता हूं तो पॉइंट होता है, द लास्ट मंथ कहते ही मैं उसे पीरियड बना देता हूं, 30 या 31 दिन बना देता हूं, इसलिए वहां पे फोर का यूज करूंगा। तो यहां द लास्ट मंथ लिखा है तो यहां पे यूज होगा फोर। अगर मान लीजिए कि द नहीं लिखा होता, तब क्या यूज करते, सिंस यूज करते। बहुत ही अच्छा
कॉन्सेप्ट है, इसको आपने समझ लिया होगा अच्छे से। तो इस तरीके से आज की हमारी क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा है। आई होप कि आपको अच्छे से ये सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। धीरे धीरे 3-4 इसी तरीके से हम पार्ट्स में जो है वो इसे कंप्लीट करेंगे, ताकि आप धीरे धीरे कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते जाएं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत से लोग नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो इंग्लिश को बहुत ही ईजी एंड इफेक्टिव वे से सीखना चाहते हैं और अपनी कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।